नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है आज धरना करेंगी। बड़ी जानकारी, ममता बनर्जी करेंगी धरने का ऐलान और ऐसे में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में देंगी धरना। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन का बड़ा ऐलान कर दिया है और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए कथित हमलों के विरोध में एक दिन का धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। ये धरना जो है वो रानी रेशमोनी रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा। सोमवार को ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर उनकी धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी गई है तो वो अकेले ही दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगी। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं टीएमसी का दावा है कि हमले में घायल अभिषेक बनर्जी की आंख में चोट लगी है। पार्टी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है और उनका दावा है कि अभिषेक बनर्जी की जान लेने की कोशिश की गई। 71 साल की पूर्व मुख्यमंत्री के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं। एक तरफ उन्हें बीजेपी के बुलडोजर राज का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले की घटनाएं हो रही हैं। वहीं जब भी ममता बनर्जी अपने 80 विधायकों की बैठक बुलाती हैं तो उनमें से कभी 20 तो कभी 40 विधायक जो है वो नदारत रहते हैं और इस वजह से ममता बनर्जी को टीएमसी को विधायक दल की बैठक तक टालनी पड़ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी जो है आज धरने का उन्होंने ऐलान किया है और हालांकि पुलिस ने धरने का परमिशन नहीं दिया है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने धरने का ऐलान किया है। वहीं यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत वाली खबर निकलकर सामने आई है। यूपी में बिजली बिल बढ़ोतरी पर लगी रोक। बड़ी जानकारी दे दें कि यूपीईआरसी ने 10% सरचार्ज पर उठाए सवाल और यूपीपीसीएल से एक हफ्ते में मांगा गया है जवाब। बड़ी जानकारी, लगातार उपभोक्ताओं को बिजली बिल से मिली बड़ी राहत और यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिल गई है। यूपी विद्युत नियामक आयोग यानी कि यूपीईआरसी ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जून महीने के लिए लगाए गए 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडवांसमेंट सरचार्ज यानी कि FPPAS पर रोक लगा दी है। आयोग ने यूपीपीसीएल ने एक सप्ताह के भीतर इस बढ़ोतरी को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। दरअसल यूपीपीसीएल ने जून के बिजली बिलों में 10% की अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला लिया और जिसके बाद से उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ने वाले थे, लेकिन यूपीईआरसी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा और इसको एक मुफ्त खर्चे की वसूली के लिए भी नहीं किया जाए। आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल मौजूदा ईंधन और बिजली खरीद लागत को बदलाव को समायोजित करना है। फिलहाल आयोग के हस्तक्षेप के बाद से उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है और अब सभी की नजरें यूपीपीसीएल के जवाब और आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूपी में बिजली बिल बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लग गई है। यूपीईआरसी ने 10% सरचार्ज पर सवाल उठाए थे और यूपीपीसीएल से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है। उपभोक्ताओं को बिजली बिल से बड़ी राहत है और ऐसे में बिजली बिल बढ़ने के फैसले को लेकर समीक्षा होगी। देश की सर्वोच्च अदालत में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद से आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 5 नए जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इनमें से जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहन शामिल हैं। इन नियुक्तियों के बाद से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर अब 37 हो जाएगी, जो कि स्वीकृत 38 पदों के करीब मानी होगी। माना जा रहा है कि इन नए जजों के शामिल होने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और सर्वोच्च अदालत की कार्यक्षमता और मजबूत होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश केंद्र सरकार ने इन नामों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और अब सभी की नजरें आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई है।
वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के परिवार से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुंबई के जुहू इलाके में रवीना टंडन की मां के घर से करीब 25 लाख रुपए की गहने और महंगी घड़ियां चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 47 साल की राशि छाबड़िया के रूप में हुई है, जो पिछले कई सालों से परिवार के संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक राशि जो है साल 2020 से रवीना टंडन की मां की देखभाल के लिए घर आती जाती थी और इस दौरान उसके परिवार का विश्वास जीत लिया और घर के भीतर उसकी पहुंच बढ़ने लगी। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने घर की तिजोरी को निशाना बनाया और जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला ने तिजोरी से सोने और हीरे के कीमती गहनों के अलावा 2 महंगी घड़ियां भी चुरा ली है। जब परिवार को घर से ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान गायब होने का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अपने स्तर पर जानकारी जुटाने की कोशिश की और इसी दौरान राशि से पूछताछ की गई, लेकिन उसने किसी भी तरह की चोरी में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन सबूत सामने आने के बाद से उसका बयान बदल गया। रवीना टंडन के परिवार ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से राशि को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चुराई गई महंगी घड़ियों को आरोपी के कब्जे से फिलहाल बरामद कर लिया है। बाकी ज्वेलरी की तलाश जारी है। जुहू पुलिस इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई ज्वेलरी का कुछ हिस्सा कहां बेचा गया है और कहां छुपाया गया है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं आरोपी ने इससे पहले भी किसी अन्य परिवार के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया है। अभिनेत्री रवीना टंडन ने अब तक इस मामले में कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है। वहीं यूपी के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने बैंकॉक से आए 6 थाई नागरिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 19 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 19.7 किलोग्राम हाइड्रोपेनिक गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस को बैंकॉक वाराणसी उड़ान से पहुंचे यात्रियों की रूटीन स्क्रीनिंग के दौरान उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद से सामान की गहनता से जांच की गई। तलाशी में ट्रॉली बैगों और प्लास्टिक के पैकेटों में छिपा कर रखा गया था गांजा, जिसे बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों में खुलासा किया है कि वो पहले भी कोलकाता और गया के रास्ते भारत में नशीले पदार्थ की तस्करी कर चुके हैं। जांच एजेंसियों को एक अन्य थाई महिला की भूमिका पर भी संदेह है, जिसने कथित तौर पर होटल बुकिंग और खेप की डिलीवरी की योजना बनाने में मदद की थी। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल कस्टम पुलिस और अन्य एजेंसियां इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच में जुटी है। वहीं जालौन जिले में आए भीषण आंधी तूफान ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हाल ही के दिनों में बता दें कि 300 से अधिक गांव में बिजली, पानी और संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगह बिजली के खंभे और तार टूट गए हैं, जबकि ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल संकट गहरा हो गया है और हजारों लोग पानी के लिए परेशान हैं। मोबाइल टावरों की बैटरियां चार्ज जवाब देने के बाद कई इलाकों में संचार व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय तक बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल नहीं होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग और प्रशासन की टीम लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हुई है और शुरुआती क्षेत्र में सेवाएं बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं बरेली के सिद्धि विनायक अस्पताल में प्रसव के दौरान एक दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है। इलाज के लिए भर्ती कराई गई एक प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि समय पर उचित इलाज और डॉक्टरों की देखभाल नहीं मिलने के कारण मां और बच्चे की जान चली गई। घटना से नाराज परिवार और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों को नियंत्रित किया। मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग भी अस्पताल की कार्यप्रणाली और इलाज में कथित लापरवाही के आरोपों की पड़ताल कर रहा है। परिजनों का कहना है कि दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद अब दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 17 साल के अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक 5वें पुस्ता इलाके में 1 दर्जन से अधिक युवकों ने अभिषेक को घेर लिया और उस पर तबातोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने अभिषेक के शरीर पर कई बार वार किए हैं, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी
अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और भारतीय न्याय संहिता के आधार पर 103(1) के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई है और इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में अवैध रूप से रहकर ट्रक ड्राइवरी का काम कर रहे भारतीय नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी सीमा सुरक्षा एजेंसी और बॉर्डर पेट्रोल ने ऑपरेशन चेकमेट के तहत करीब 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि कई लोगों के पास पुराने या फिर अमान्य रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज थे, जबकि कुछ के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। ये कार्रवाई एरिजोना के यूमा सेंटर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के खिलाफ निर्वासन यानी कि डिपोर्टमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह अभियान सड़क सुरक्षा बढ़ाने और अवैध कानूनों की सख्ती से पालन करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। तो वहीं रूस के रिफाइनरी में ड्रोन हमले के बाद से भीषण आग लगने की खबर निकलकर सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ड्रोन हमले के बाद से रिफाइनरी परिसर में विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैलनी शुरू हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई टीमें मौके पर तैनात हो गई। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान ऊर्जा ढांचों पर हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर रिफाइनरी पर हमले की श्रृंखला भी माना जा रहा है। फिलहाल नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया है, जबकि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हाल ही के महीनों में रूस की कई तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा प्रतिष्ठान ड्रोन हमलों की चपेट में आ चुके हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति और उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर बुरी तरीके से वो भड़क गए हैं। उन्होंने लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की है और मुंह पर नेतन्याहू को पागल तक बोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था जो है वो स्थापित करने के प्रयास को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ फौरन हमला रोकने की मांग करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने के लिए उनका एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि लेबनान की राजधानी पर बमबारी की धमकियां इजराइल को दुनिया से और ज्यादा अलग थलग कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को इस बात की चिंता थी कि लेबनान में जारी हमला मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिश और ईरान के साथ चल रही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर सीधी बात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस रिपोर्ट में बातचीत से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों से निपटने में मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार के मुकदमे भी शामिल है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं और हर कोई तुमसे नफरत करता है और इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के प्रति बेहद ही सख्त लहजे में बात की। उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री की मौजूदगी नीतियों के कारण दुनिया भर में इजराइल की छवि प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप काफी गुस्से में थे और उन्होंने नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए पूछा है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। बता दें कि नेतन्याहू पर बुरी तरह से ट्रंप जो है वो भड़क गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की अहमदाबाद में हुई बोर्ड बैठक में क्रिकेट के नियमों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो है वो टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल के इस्तेमाल को लेकर हुआ है और अब खबर जो है कि रोशनी की स्थिति में खेल की जारी रखने के लिए भी टेस्ट मैचों के पिंक बॉल के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये बदलाव दोनों टीमों की सहमति से ही लागू होगा। इसके अलावा आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए विमेन्स इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी और वहीं विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है 2028 के क्वालिफिकेशन सिस्टम को भी मंजूरी दे दी गई है। आईसीसी ने कोचों को मैच के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक में खिलाड़ियों से सीधे बातचीत करने की अनुमति भी दे दी है। बोर्ड बैठक में कई अन्य सुधारों पर भी सहमति बनी है, जिसका मकसद जो है वो क्रिकेट को और
आधुनिक और प्रतिस्पर्धा बनाना है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मौसम विभाग ने इस हफ्ते छिटपुट से लेकर भारी बारिश और गरज के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देश भर में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है। IMD के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में एक साथ कई मौसमी प्रणाली सक्रिय है, जिसके प्रभाव से आंधी, बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास 3.1 से 7.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। NOAA के मौसम विशेषज्ञों ने इस बार तूफान को सामान्य से शांत रहने का अनुमान लगाया है, जिस कारण अल नीनो है और अल नीनो के चलते सामान्य से कम गतिविधियों को 55% और सामान्य से अधिक गतिविधियों की 10% संभावना है। तूफान का मौसम जून की शुरुआत से 30 नवंबर तक चलता है, जिसमें तूफानी गतिविधियां सितंबर के मध्य से चरम पर होती हैं। अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान का समय समय पर गर्म होना है और जिस कारण रेन सिस्टम में होने वाली डिस्टर्बेंस दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़, सूखे और लू की तीव्रता को बढ़ा सकती है। यानी मौसम जो है वो पूरी तरह से बदलने वाला है और अल नीनो का भारत पर भी सीधा असर पड़ने वाला है। इससे गर्मी लंबी चल सकती है। मानसून के मौसम में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जिस कारण फसलों की पैदावार कम हो जाएगी और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में पहले ही तापमान बढ़ा हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।